नमस्कार। जय श्री राम। हर हर महादेव। हमारे साथ हैं मेरे सीनियर ओमकार चौधरी सर, ओशियन नेटवर्क से। आप लोगों ने तो लगातार सुना ही है, लेकिन महाराष्ट्र पे फीडबैक के लिए एक अलग नजरिया चाहिए था, जो युवा का पर्सपेक्टिव है, लेकिन जिन्होंने कई दशकों से भारत की राजनीति पे बहुत ज्यादा देखा है, भारत की राजनीति को करीब से, उनका पर्सपेक्टिव भी आपको जानना चाहिए। सर अभिषेक तिवारी शो में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर पहला मुश्किल सवाल आपसे पूछता हूँ, इतने साल के राजनीतिक दर्शन में आपने कभी देखा है कि हिंदुत्व के मुद्दे पे कोई सरकार गिर गई और हिंदुत्व के मुद्दे पे कोई सरकार बन रही है इस सेकुलर देश में? देखिए, राजनीति जो है वो तो संभावनाओं का ही खेल है, और ये कहा भी जाता है कि राजनीति में कुछ भी संभव है। तो हर तरह की संभावनाओं के दरवाजे खुले रहते हैं। महाराष्ट्र में ही ये होना था, बाला साहब ठाकरे की पार्टी के साथ ही होना था। ये अपने आप में जरूर बहुतों के लिए आश्चर्य का विषय है, और इसकी वजह ये है कि बाला साहब ठाकरे की जो पार्टी रही है, उसकी जो रीति नीतियां रही हैं, उसकी जो आइडियोलॉजी रही है, जो भी विचारधारा थी उनकी, और जिन मुद्दों को लेकर के वो आजीवन संघर्षरत रहे, जिन चीज़ों को आगे बढ़ाते रहे, 2019 में उनके सुपुत्र ने उनको तिलांजलि देकर के दो ऐसे दलों के साथ अपनी सरकार गठित कर ली जो ठीक अपोजिट उनकी विचारधारा है, उनके सिद्धांत हैं, और आजीवन बाला साहब ठाकरे इन्हीं ताकतों से तो लड़ते रहे। उनके असंख्य वीडियो आपको मिल जाएंगे सोशल मीडिया पर। कांग्रेस के बारे में उनके क्या ख्यालात थे, या शरद पवार के बारे में किस तरह की विचारधारा थी उनकी, क्या शरद पवार के बारे में वो बहुत ही हार्ड हिटिंग करते थे। ये अलग बात है कि जो उद्धव ठाकरे की पत्नी है रश्मि ठाकरे, वो शरद पवार के परिवार से ही आती हैं, उनकी बहुत ही नज़दीकी रिश्तेदार हैं उस फ्रंट पर। इसके बावजूद जो सामाजिक रिश्ते थे वो अपनी जगह थे, और जब राष्ट्र की बात आती थी, जब विचारधारा की बात आती थी, जब राजनीति की बात आती थी, तो वो शरद पवार को कभी बख्शते नहीं थे। उन्हीं शरद पवार को इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु बना लिया, और फिर इनके साथ गठबंधन करके ये चल रहे थे। और पिछले कुछ समय में जिस तरह की घटनाएं वहाँ घटी हैं, राज ठाकरे ने जो मुद्दे उठाए कि मस्जिदों पर ये जो अजान है, जो लाउड स्पीकर हैं, इनको या तो उतरवाइए या 85 डेसिबल से कम इनकी आवाज़ करवाइए, ताकि केवल उनके परिसरों में ही उनकी आवाज़ सुनाई पड़े। और उस पर जिस तरह का रवैया उनके भाई का और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का रहा, इस सरकार का रहा, एमवीए सरकार का, उससे भी उन विधायकों, सांसदों का गुस्सा सातवें आसमान पर चला गया, जो 2019 अक्टूबर से झेलते आ रहे थे, खामोश थे, पार्टी के अनुशासन से बंधे हुए थे, या मातोश्री का, बाला साहब ठाकरे का, इस परिवार का एक सम्मान था, एक साख थी, और उसके तहत वो खामोशी अख्तियार किए हुए थे। लेकिन कुछ घटनाएं हुई हैं, वो घटनाएं ऐसी हैं जो अभी पर्दे के पीछे हैं, कुछ कुछ निकल करके सामने आनी शुरू हो गई हैं। आज जो लेटर लिखा गया है उद्धव ठाकरे को 3 पेज का, उसमें तो साफ तौर पर बता दिया गया कि इन 2.5 साल में आपने विधायकों का कितना अपमान किया है। वर्षा, जो मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है, उस पर अपनी ही पार्टी के एमएलए की एंट्री बैन कर दी गई थी। वहां विधायकों को बुला भी लिया जाता था मुलाकात के लिए, 2-2 घंटे तक उनको बाहर इंतजार कराया जाता था, वे खड़े रहते थे और वो देखते थे कि एनसीपी के और कांग्रेस के नेता तो जा रहे हैं, उनके साथ तो मीटिंग हो रही है, और शिवसेना के ही एमएलए को एक तरीके से तिरस्कृत किया जा रहा है, उपेक्षित किया जा रहा है। तो बहुत सारे कारण थे जिनकी वजह से ये नौबत
देर सवेर आनी थी और राज्यसभा चुनाव और फिर विधान परिषद के चुनाव, इन दो ने ये मार्ग प्रशस्त कर दिया, क्योंकि राज्यसभा में भी भारतीय जनता पार्टी के 3 सदस्य जीत करके दिल्ली चले गए और विधान परिषद में भी जहां गुंजाइश केवल 4 की थी वहां 5 जीत गए। बिल्कुल। और ये शो करता है कि जो इस समय एमवीए गठबंधन है और जो उसके छोटे दल के विधायक हैं या निर्दलीय हैं, वो अब उद्धव ठाकरे सरकार के साथ नहीं हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ स्प्लिट हो चुके हैं। तो एक वातावरण बन गया था और उसी की वजह से एकनाथ शिंदे जो ठाणे से आते हैं, आनंद दिघे के शिष्य हैं और जी। आनंद दिघे किसी भी रूप में बाला साहब ठाकरे के कद से छोटे नहीं थे, बल्कि बहुत बड़े कद के जी। हिंदुत्ववादी नेता थे, धर्म के प्रति बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता थे। उनके चरणों में बैठ कर के एबीसीडी सीखी है जी। एकनाथ शिंदे ने, तो बहुत ही ज़मीन के नेता हैं और इतना बड़ा प्रभाव है केवल ठाणे में नहीं, बहुत सारे जिलों में, कि शिवसेना का जो नेतृत्व है वो भी जानता है कि एकनाथ शिंदे को अगर आपने छेड़ दिया या उनके खिलाफ किसी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई कर दी, तो हुँ। इसका बहुत भारी खामियाजा शिवसेना को भुगतना पड़ेगा। समझ में आ गया सर, जो आपने एक पूरी पृष्ठभूमि बताई, लेकिन वो मेरा एक सवाल था कि हिंदुत्व के मुद्दे पे जो ये सारी चीजें हो रही है सर, अब इसको मैं थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ। शिवसेना विधायकों का फंड नहीं मिल रहा था शिवसेना विधायकों को, तो वो अपने जमीन का काम नहीं कर रहे थे। जहां जहां शिवसैनिक मजबूत हुआ करते थे इस महाविकास अघाड़ी सरकार में, वहां वहां एनसीपी मजबूत हो रही थी, और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण होम मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री सीएम के पास नहीं थी, जिसका प्रभाव हमने देखा कि एक फेसबुक पोस्ट लिखने के लिए भी मराठी एक्ट्रेस को जेल भेज दिया गया, या फिर नेवी के उस अफसर को मैं कभी नहीं बोलता जिसका सर इन्होंने मूंड दिया था। मतलब मुझे नहीं लगता कि भारत के किसी कोने में ऐसी हुई होगी, लेकिन मैं देख रहा हूँ सर पूरा बॉलीवुड गैंग, लेफ्टिस्ट गैंग अचानक से रो रहा है वर्ल्ड्स बेस्ट सीएम के लिए। ये क्यों हो रहा है सर? कि मतलब या तो उनके पापों पे मतलब लोग भूल गए हैं, क्या हो रहा है ये? देखिए, वही जो मैंने डिटेल बताया है कि एक तो हिंदुत्व की उपेक्षा इस मायने में कि जो बाला साहब की आइडियोलॉजी थी उसको तिलांजलि देकर के आप 2 ऐसी पार्टियों के साथ सत्ता का वर्ण कर रहे हैं, सत्ता पर काबिज हो रहे हैं, जो एक्चुअल में बाला साहब ठाकरे के खिलाफ चुनाव लड़ती रही और राजनीति करती रही। नंबर 2, अक्टूबर 2019 में जो जनादेश आया था, वो जी। भारतीय जनता पार्टी के लिए आया था, शिवसेना उसकी सहायक पार्टी थी। देवेंद्र फडणवीस को दोबारा से चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए आया था और कांग्रेस को और एनसीपी को 288 के सदन में केवल 44 और 54 सीटें मिली थी। इसका मतलब ये है कि जनता ने उनको विपक्ष में बैठने का आदेश दिया था। शिवसेना को भी केवल 56 सीटें मिली थी। एक एमएलए की डेथ हो चुकी जो अंधेरी जी। से आते हैं, जी। उसका उपचुनाव भी होना है, पर तीनों दलों को हैसियत में रखा था महाराष्ट्र की जनता ने बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी को 106 सीटें दी थी। इसका मतलब ये है कि मुख्यमंत्री पद पर देवेंद्र फडणवीस का ही हक बनता था और पब्लिक भी यही चाहती थी, जनभावना यही थी। लेकिन इन्होंने क्या किया? ना तो शरद पवार देवेंद्र फडणवीस को पसंद करते हैं और ना ही भारतीय जनता पार्टी के पहले स्थान पर आने और 100 सीटों को पार कर लेने को लेकर के ये आपके उद्धव ठाकरे और शिवसेना के नेता सहज थे। उनको लग रहा था कि 2014 से पहले, मोदी की आंधी से पहले हम यहाँ बड़े भाई की भूमिका में थे। जब जनादेश मिलता था तो हमारा ही चीफ मिनिस्टर बनता था। अब उल्टा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी उभर करके आई है सदन में
तो उसका चीफ मिनिस्टर बन रहा है। हम लोगों को या तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर या फिर कुछ कैबिनेट पोर्टफोलियो, कुछ राज्य मंत्री लेकर के संतोष रखना पड़ रहा है। तो इन्होंने तय कर लिया था, अंडरस्टैंडिंग हो गई थी शरद पवार के बीच में और शिवसेना के बीच में, कि अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसी पोजीशन में आ जाती है कि वो छोटे दलों, निर्दलियों के साथ भी मिलकर के 145 का आंकड़ा पार नहीं कर पाती है, तब हम इनसे गठबंधन तोड़ करके और एक मिली-जुली सरकार बनाएंगे। तो ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं, ये इसलिए इसका जो सही जवाब ये है कि जो हिंदूवादी मानसिकता की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और ख़ास तौर से देवेंद्र फडणवीस के पक्ष में जनादेश दिया था, उसमें ये लोग रोड़ा बन गए। उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनने दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने दी। ठीक उसी तरीके से जैसे कर्नाटक में भी कांग्रेस ने जाकर के रास्ता रोक दिया था और वहाँ पर कुमार स्वामी को, जिनके केवल 37 एमएलए थे, उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया था, बाहर से समर्थन देकर के। बाद में सरकार में शामिल भी हुए। इसी तरह इन्होंने महाराष्ट्र में भी खेल किया। जो शिवसेना के एमएलए थे, 56 एमएलए जीत करके आए। जो भारतीय जनता पार्टी के 106 एमएलए थे, वो किनके खिलाफ चुनाव लड़ करके जीत करके आए? चाहे एनसीपी का था या कांग्रेस का था सामने कैंडिडेट, उनके खिलाफ जो एमएलए जीत करके आ रहा है, क्या वो सहज रहेगा कि जिनके खिलाफ आप चुनाव लड़ करके जीत करके आए हैं, उन्हीं के साथ आपको सत्ता पक्ष की बेंचों पर बैठना पड़े? और जिनके खिलाफ आप चुनाव प्रचार कर रहे थे, अब उनका बचाव करना पड़े या उनकी प्रशस्ति करनी पड़े? और जिस तरह का माहौल बन रहा था कि कांग्रेस और एनसीपी के नेता तो मलाई चाट रहे थे बहुत आराम से, लूटपाट में लगे हुए थे, तमाम तरह के किस्से कहानियां सामने आ गए। 2 मंत्री भी एनसीपी के अंदर चले गए मनी लॉन्ड्रिंग के और भ्रष्टाचार के और वसूली के मामले में। आने ही वाला था इस उससे इनको लगा कि जब आगे कभी भी चुनाव होगा, चाहे 2024 में ही हो जा करके अक्टूबर में, दिसंबर में, पर इनको जवाब देना भारी पड़ेगा पब्लिक को कि भाई 2019 में तो हमने आपको किस लिए चुन करके भेजा था और आपने हमें डिच किया। यानी जनता को ही धोखा दिया। बीजेपी को धोखा दिया कि नहीं दिया वो तो एक अलग इशू है, लेकिन महाराष्ट्र की उस जनता को धोखा दिया जिसने देवेंद्र फडणवीस के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मत दिया था। इसलिए ये नाराजगी बहुत गहरी है। और नाराजगी की एक बड़ी वजह ये भी है कि 2019 में एकनाथ शिंदे को ये उम्मीद थी कि अगर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ भी दिया है तो शायद उनकी लंबी सेवाओं को देखते हुए उन्हें मौका मिलेगा। लेकिन उस समय पहले आदित्य ठाकरे का नाम चलाया गया। जब इसके लिए कांग्रेस और शरद पवार तैयार नहीं हुए तो फिर उद्धव ठाकरे खुद मुख्यमंत्री बनकर के बैठ गए। यानी एकनाथ शिंदे को मौका ही नहीं दिया गया। और बात यहीं तक सीमित रहती तो शायद ये जो उबाल हम देख रहे हैं, विस्फोट हम देख रहे हैं, बगावत हम देख रहे हैं, ये इतना उग्र रूप ना लेती। उद्धव ठाकरे ने और आदित्य ठाकरे ने बहुत करीने से, सुनियोजित ढंग से एकनाथ शिंदे को अलग थलग करने की कोशिश की, उनको अपमानित किया, उनकी दी हुई सलाहों को दरकिनार करना शुरू कर दिया। और संजय राउत से लेकर के ऐसे कई चेहरे थे जो जानबूझ करके ऐसी हरकतें कर रहे थे। और जो एमएलए थे, जो चिट्ठी लिखी गई है उसमें जो कहा गया है कि 2.5 साल में हमारे निर्वाचन क्षेत्रों की उपेक्षा हुई, हमारे मान सम्मान की भी को भी तिरस्कृत किया गया, उसकी भी एक तरीके से उपेक्षा हुई, उनका मान-मर्दन हुआ, उनके सम्मान का। कांग्रेस और एनसीपी के लोगों को महत्व दिया जा रहा था, उनको बजट एलोकेट किया जा रहा था। हमारे फ़ोन सुने नहीं जा रहे थे। हम मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचते थे, 2-2 घंटे खड़ा रखा जाता था। तो एक हर चीज़ की एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है और एक बर्दाश्त की सीमा होती है।
तो वो जब ओवर हो गया और जब लोगों ने देखा कि भाई भारतीय जनता पार्टी बीएमसी में भी, नगर महापालिका के चुनाव में भी अच्छा करने वाली है, राज्यसभा में भी अच्छा किया है, विधान परिषद में भी अच्छा किया है, तो उनको लगा कि अब बस यहाँ एक पाला खींचिए और तय करिए कि शिवसेना अब उद्धव ठाकरे और उनका बेटा चलाएगा या जन भावनाओं के अनुरूप वो लीडर चलाएंगे जो वाकई हिंदुत्व के पुरोधा रहे हैं और ठीक हिंदुत्व को लेकर के संघर्षरत रहे हैं। ठीक है, मैं 2 अपडेट कर दूं। अभी अभी थोड़ी देर पहले मेरे स्क्रीन पर फ्लैश हुआ है। पहली चीज, देवेंद्र फडणवीस जी वो निकल चुके हैं, दिल्ली में मीटिंग हो रही है। इसके बाद दूसरी अपडेट ये है कि अब तक जो है वो 42 थे, 13 मीटिंग में पहुंचे थे, अब 2 और के जो है वो नॉट रीचेबल आ रहे हैं, यानी अब 13 से घट के 11 हो जाएंगे थोड़े देर बाद, वो उसका अपडेट आएगा। इसके अलावा आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिएगा। देखिए, आजमगढ़ को लेकर के सवाल जो आप लोग पूछ रहे हैं वो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि ओमकार सर के साथ वो मेरा आज टॉपिक नहीं है। सर, कमाल की बात है कि सिर्फ 150 सीट पे बीजेपी लड़ी थी और उस 150 सीट पे चुनाव लड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी को 106 सीट मिल जाता है और 150 लगभग 40 सीटों पे शिवसेना लड़ी, 138 सीटों पे, और उस 138 सीट पे शिवसेना लड़ी चुनाव और उसमें से उसको सिर्फ 56 सीटें मिले। ठीक है, अब सर ये बताइए कि ये जो पूरा लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ये तिकड़म कर रही है सरकार गिराने का, यार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो वीडियो ये बीजेपी गिराने का सरकार कर रही है, तो 140 में से आप 56 जीते और उसके बाद सॉरी इनके साथ आप मिल गए एनसीपी के साथ, और उससे भी बुरा कांग्रेस के साथ। ये कांग्रेस का अलाई जो है और शिवसेना का, क्या ये ज्यादा हर्ट कर रहा है या एनसीपी वाला फैक्टर ज्यादा हर्ट कर रहा है सर? नहीं नहीं, अगर आप उनकी बात करें, उद्धव ठाकरे कैंप की, और जिनका आप जिक्र कर रहे थे अभी के, बॉलीवुड का पूरा गैंग, लुटियन मीडिया और तमाम, वो सब, मुझे 2012 की एक घटना याद आ रही है। जी, सुनाइए, इंटरेस्टिंग होगा। प्रणब मुखर्जी को जब राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया कांग्रेस ने, सोनिया गांधी ने, तो वो मतदान से पहले, जैसे एक रवायत होती है कि सभी राज्यों में, राजधानियों में जाकर के वहाँ के जो भी क्षेत्रीय दल हैं, उनके जो प्रमुख हैं, उनसे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार एक कटसी कॉल करते हैं, मुलाकात करते हैं, अपने पक्ष में मतदान की अपील करते हैं। तो ऐसे ही प्रणब दा सभी राज्यों की राजधानी जा रहे थे और वो मुंबई भी गए। मुंबई में शरद पवार से भी मिले, देवेंद्र फडणवीस, तमाम जितने लोग थे उन सब से मुलाकात हुई, और उसके बाद वो मातोश्री भी चले गए बाला साहब ठाकरे से मुलाकात करने के लिए। जी, याद है मुझे। तो उस समय सोनिया गांधी की त्योरियां चढ़ गई थी और दिल्ली में जो अंग्रेजी पत्रकार हैं, जो अंग्रेजी अखबार हैं, जो अंग्रेजी सो कॉल्ड मुख्य धारा का मीडिया है, उसमें ये हेडलाइंस बन गई थी कि साहब जो सांप्रदायिक पार्टी है, जो बाला साहब ठाकरे मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, उनसे प्रणब दा जाकर के मिले हैं। और ये सुनते हैं, कौन कंफर्म करेगा, अब प्रणब दा भी नहीं है, पर उन्होंने अपनी किताब में इसका जिक्र किया था कि सोनिया बड़ी नाराज हुई थी, तो सोनिया गांधी ने उनको बुला करके कहा कि आपको वहां नहीं जाना चाहिए था। फिर अब क्यों कांग्रेस उद्धव ठाकरे को समर्थन दे रही है, या उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली उस सरकार में, एमवीए सरकार में हिस्सेदार क्यों है? और जो लुटियन मीडिया या अंग्रेजी दाम जो जर्नलिस्ट है, वो जब शोर मचा रहे थे और सांप्रदायिक पार्टी बता रहे थे शिवसेना को, उनकी दृष्टि में आज ये सेकुलर पार्टी कैसे हो गई? तो ऐसी कौन सी साबुन है जिससे ये नहला करके किसी को सेकुलर बना देते हैं रातों रात? नीतीश कुमार ने जब
भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा था और लालू के साथ चले गए थे, तो हम्म। सेकुलर हो गए थे। फिर हम्म। बाद में 2 साल बाद जब वो लालू का साथ छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए, तो उनके हम्म। साथ ऐसा व्यवहार करने लगा यही मीडिया कि हम्म। जैसे चिमटी से उसको छुएंगे भी नहीं नीतीश कुमार को। तो ये जो हालत है इनकी, ये हम्म। इनके फ्रस्ट्रेशन शो करती है कि ये लोग किस हद तक जो है ये जाते हैं विरोध में। हम्म। जी। जी, ठीक है। अब एक इससे सवाल दर्शक का भी और वो मेरा भी। अब क्या लग रहा है सर, महाराष्ट्र के हालात जो कुछ है, क्या क्या ऑप्शंस हैं बीजेपी के पास या एकनाथ शिंदे के पास, और ये राजनीति यहाँ से आपको कहाँ जाती हुई नजर आ रही है, जो आपका तजुर्बा कहता देखिए है? देखिए जो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है, एकनाथ शिंदे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं, वो अभी बहुत जल्दबाजी में हैं या कुछ ज़्यादा ही किसी नतीजे पर पहुंच गए हैं। ठीक। एक्चुअल में ये गेम ही नहीं है कि हम्म। उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराया जाए और देवेंद्र फडणवीस या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाया जाए। हम्म। गेम इससे आगे का है। गेम ये है कि जो शिवसेना है, जो हम्म। बाला साहब ठाकरे की विरासत है, हम्म। उससे उद्धव ठाकरे को और आदित्य पेंगुइन ठाकरे को। को पूरी तरीके से महरूम कर दिया जाए, अलग हम्म। कर दिया जाए, हम्म। इनकी पार्टी को छीन लिया जाए हम्म। और शिवसेना पर कब्जा करना ही इस समय एकनाथ शिंदे का एकमेव उद्देश्य है। वो एक मिनट, उसी आप में जो लगे कह रहे हैं मैं हुए हैं। थोड़ा समझने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मैं स्क्रीन पे ये भी देख रहा हूँ कि शायद 15 सांसद जो हैं वो शिवसेना से नाराज चल रहे हैं, मतलब ये जो उद्धव सर वाली शिवसेना है। तो सर आप ये कहना चाहते हैं कि 15 सांसद और 37 विधायक मिलकर के पार्टी सिंबल ले लेंगे और उद्धव ठाकरे को बाला साहब ठाकरे वाली जो ओरिजिनल शिवसेना है, जिन्होंने जन्म दिया था उस शिवसेना को, उससे उद्धव ठाकरे को ही निकाल देंगे? इतना बड़ा चेंज होगा सर? यही होने जा रहा है, अरे यही बाप रे, होने ये जा तो रहा है। गजब का हो जाएगा फिर। ये अभी तक लोग वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में असली खेल यही है। इसलिए ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। ये कोई 2-4 दिन में या अगले 1 हफ्ते में वहां सरकार बदल जाएगी, ऐसा नहीं है। आज की जो हम्म। मीटिंगें हुई हैं एमबीए के हम्म। घटक दलों के बीच में, उसमें जो अभी शाम को शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, नाना पटोले की थी, अजीत जी। पवार की थी, अलग-अलग लोगों की जो हुई है और हम्म। शिवसेना की तरफ से भी जिस तरह के बयान आ रहे हैं, ये हम्म। कह रहे हैं कि साहब पहले वो मुंबई आ जाएँ, उसके बाद बैठ के बात कर लेंगे, क्योंकि मुंबई में आपकी अपनी पुलिस है। तो हम्म। यहाँ कई तरह की एजेंसियाँ आपके हाथों में हैं, तो आप हम्म। उसका मिसयूज़ करेंगे, उन पर प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे, उनको तोड़ने की कोशिश करेंगे और केवल 37 एमएलए उनके पास नहीं है शिवसेना के। अभी जो हम्म। संख्या है वो 41-42 पहुँच गई है। जी। 42 एमएलए 56 में से, 55 में से, तो इनके पास तो बहुत कम एमएलए रह गए हैं सर और 42 के बाद दो और बढ़ गया, अभी कुछ देर पहले दो और का नॉट रीचेबल आ रहा है, यानी अब हाँ, 44 का। उनको उनको गिन करके ही बता रहा हूँ मैं, उनको गिन करके अच्छा बता अच्छा। रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो करीब 42 एमएलए उनके पास शिवसेना के पहुँच गए हैं और बाकी हम्म। निर्दलीय हैं। कुल मिलाकर के वहाँ पर 57 एमएलए हैं इस समय और तो सरकार अल्पमत में है। सरकार के पास तो अब 117 से लेकर के 119 तक एमएलए बचे हैं, हम्म। जबकि जो जादुई आंकड़ा है वो 144 का है। जी। 287 का सदन है इस समय, जी। 144 जिसके पास होंगे उसकी सरकार बनेगी। जी। भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय 149 ऑलरेडी हो गए हैं। तो हम्म। भारतीय जनता पार्टी जब चाहे तब सरकार बना सकती है। गवर्नर हम्म। उनका है, वो जैसे यहाँ से इशारे होंगे वैसे काम करेंगे और मैं हम्म। ये भी नहीं कहना चाहता, मैं तो ये कहूँगा कि गवर्नर वो करेंगे जो संविधान इजाज़त देगा। बिल्कुल ठीक। दूसरे दूसरे ये कह रहे हैं कि साहब फ्लोर पर फैसला होगा। फ्लोर पर फैसला होगा, लेकिन तब होगा जब
ये तय हो जाएगा कि शिवसेना का सुप्रीमो कौन है, यानी उद्धव ठाकरे है या एकनाथ शिंदे है। एकनाथ शिंदे के पक्ष में अगर फैसला हो गया, और ये केवल जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसी के सदस्यों की बात नहीं है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं 18 में से 17 बताए जा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के साथ हैं। इसके अलावा जो पूरे महाराष्ट्र के जिला अध्यक्ष हैं, जो इनकी कार्यकारिणियां हैं, वहां से भी प्रस्ताव कल से आने शुरू हो जाएंगे एकनाथ शिंदे के पक्ष में। तो वो तो नजर आ रहा है सर, क्योंकि सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, क्योंकि वो नजर आ रहा है, इतना कुछ हो गया और शिवसैनिक का एक कल्चर है कि अगर उनके खिलाफ कुछ होता है तो पूरे महाराष्ट्र में उत्पात हो जाता है, सड़कें जाम हो जाती है, लेकिन हो नहीं रहा है सर वैसा कुछ। नहीं, निराशा है ना, उद्धव ठाकरे को लेकर के लोगों की बहुत गहरी निराशाएं हैं। उन्होंने ये कभी अपेक्षा नहीं की थी कि बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र और उनके पौत्र इस तरह का व्यवहार करेंगे पार्टी के साथ और पार्टी के वर्कर्स के साथ, पदाधिकारियों के साथ, एमएलए और एमपीज के साथ में, और इनसे भी छोड़ दीजिए विचारधारा के साथ में, सिद्धांतों के साथ में, आइडियोलॉजी के साथ में। तो वो सब हताश और निराश थे। एक मौका हाथ आया है उनके। अब बड़ा वर्ग, ये कोई मामूली घटना है कि 55 में से 40 से ज्यादा एमएलए किसी पार्टी के अपने मूल नेता को छोड़ करके किसी दूसरे के पीछे खड़े हो जाए, ये बहुत बड़ी घटना है। ऐसा राजनीतिक इतिहास में, हमारे राजनीतिक इतिहास में बहुत कम देखने को मिलेगा अगर हम तलाश करेंगे तो ये एक ऐतिहासिक घटना है और हम महाराष्ट्र में वो देख रहे हैं जिसकी अपेक्षा बाला साहब के रहते हुए कोई कर भी नहीं सकता था। एक दो बार पहले भी विभाजन हुए हैं, लेकिन वो बहुत छोटे छोटे गुट थे। और राज ठाकरे वाला और नितिन राणे, हाँ, तो ये हुआ है, लेकिन बहुत छोटे गुट थे और वो पनप नहीं पाए। लेकिन यहाँ तो एक ऐसा कद्दावर नेता है जो उद्धव ठाकरे के बाद नंबर 2 की हैसियत रखता है, और वो हैसियत इसलिए नहीं रखता कि 4 बार का एमएलए है, वो हैसियत इसलिए रखता है क्योंकि वो जन जन में लोकप्रिय है और वो हर वर्ग के लिए दिन रात काम करता है, पब्लिक के बीच में जाकर के काम करता है। उद्धव ठाकरे तो कभी सचिवालय नहीं बैठते, कभी एमएलए मंत्रियों से नहीं मिलते। तो जो आदमी सहज उपलब्ध नहीं है और जो आदमी रहता ही पब्लिक के बीच में है, तो दोनों के नेतृत्व करने, सोचने समझने और आइडियोलॉजी में भी जमीन आसमान का अंतर है। ठीक बात। जब तक मैं दर्शकों के निवेदन पे रवीश कुमार की एक्टिंग करूं और सर से एक और इम्पोर्टेंट सवाल पूछूं, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो सवाल पूछने हैं वो आप सवाल पूछ सकते हैं ओमकार सर से। सर एक बात और, ये जो चाणक्य माने जाते हैं संजय राउत जी शिवसेना के, क्या आपको लगता है कि इसी चाणक्य ने असल में नाव में छेद किया? छेद नहीं किया। एक्चुअल में शिवसेना आज जिस दुर्गति को प्राप्त हुई है उसमें इनकी और शरद पवार की बड़ी अहम भूमिका है। ये उद्धव ठाकरे को अपना नेता शो करते हैं कि हैं, लेकिन एक्चुअल में इनके नेता शरद पवार है। और शरद पवार और संजय राउत ने ही 2019 में उद्धव ठाकरे को भटकाया था रास्ते से, लालच देकर के कि आप भारतीय जनता पार्टी की कब तक गुलामी करेंगे या कब तक उनके छोटे भाई बने रहेंगे, आप तो सीधे राजा बनिए, बादशाह बन जाइए। तो वो उचक करके बादशाह बन गए और कुर्सी पर बैठ गए। और अभी भी आप देख लीजिए, कल सुबह से लेकर के अब तक के ही इनके अलग अलग बयान उठा करके देख लीजिए। हाँ, इनके बयानों में कोई एक रूपता नहीं है, एक सोच नहीं है, एक दिशा नहीं है। कभी ये कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता चली जाएगी। कभी कहते हैं कि विधानसभा भंग करने की दिशा में महाराष्ट्र बढ़ रहा है। कभी मीडिया को कहते हैं कि
उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने वाले हैं। कभी कहते हैं कभी कहते हैं कि वो मोह माया और सत्ता का लोभ नहीं है ठाकरे साहब को, उद्धव ठाकरे को, वो तो मुख्यमंत्री का आवास भी छोड़ करके जा रहे हैं। आज जी। बयान आ गया शाम को कि वो हम्म। बहुत जल्दी वर्षा बंगले में फिर लौटने वाले हैं। तो मतलब काहे के चाणक्य है ये। और तो दर्शकों, हाँ जी, चाणक्य ना ये है ना शरद पवार है, वहां हाँ, के जो चाणक्य हैं वो देवेंद्र फडणवीस हैं। ये अच्छा, उन्होंने साबित कर दिया है राज्यसभा चुनाव में भी, विधान परिषद चुनाव में भी, और अब जो कुछ हम बड़े पर्दे की स्क्रीन पर ये फिल्म देख रहे हैं, बहुत तेज हम्म, गति से चलती हुई, हम्म, जो क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही है, हम्म, इसके जो स्क्रिप्ट राइटर हैं वो भी देवेंद्र फडणवीस ही हैं। तो अच्छा। वहां के अगर कोई चाणक्य हैं तो वो देवेंद्र फडणवीस हैं। अगर आप भी रवीश कुमार जी का, पांडे जी का चेहरा लटका हुआ देख करके एनडीटीवी पे खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, तो मेरी नजर में आप भी राष्ट्रवादी हैं, परम राष्ट्रवादी है। परम राष्ट्रवादी लोग सवाल पूछ रहे हैं सर, कुछ सवाल ले लेंगे और उसके बाद शो को रैप अप करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सर, एक सवाल है कि राज ठाकरे का भी क्या महाराष्ट्र में एक नाथ शिंदे वाली पार्टी में कुछ भविष्य नजर आ सकता है? क्योंकि इन दिनों हनुमान चालीसा को लेकर के काफी एग्रेसिव रहे। एक और नेत्री है जो कि सांसद है और निर्दलीय है, नवनीत राणा जी, उनका भी क्या अब इस सरकार में, राष्ट्रवादियों की सरकार में स्वागत होगा? थोड़ा उस एस्पेक्ट पे भी बात कर लेते हैं। जहाँ तक नवनीत राणा और रवि राणा का सवाल है, उनके पति का, जी। उनका झुकाव शिवसेना की तरफ नहीं है या एक नाथ शिंदे की तरफ नहीं होगा। वो चाहते हैं कि जहाँ से वो चुन करके आई है निर्दलीय, जी। वो वहाँ से भारतीय जनता पार्टी उनको अपना कैंडिडेट बनाए। वो ठीक। उसके लिए ही प्रयासरत हैं और रवि राणा भी भारतीय जनता पार्टी में ही घुसने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक राज ठाकरे का प्रश्न है, राज ठाकरे अब कभी भी शिवसेना का हिस्सा होंगे या एक नाथ शिंदे के साथ जाएंगे और उनको अपना नेता मानेंगे, ये संभव नहीं है। क्योंकि राज ठाकरे का अपना एक कद है, अपनी एक पहचान है, अपने एक तेवर हैं। बिल्कुल। उन्होंने बाल ठाकरे के चरणों में बैठ करके राजनीति सीखी है। उनके तेवर वैसे ही हैं जैसे बाल ठाकरे के हुआ करते थे। देर सवेर राज ठाकरे की राजनीति भी मुख्य धारा की राजनीति बनेगी और 2009 के इलेक्शन में एक बार उनके 13 एमएलए जीत करके आए भी थे। आए भी। जी। वो तो बाद में, जब चूंकि नरेंद्र मोदी की आंधी चल रही थी और भारतीय जनता पार्टी का वहाँ इनसे गठबंधन था शिवसेना से, तो उस आंधी में उनके टेंट तंबू उड़ गए थे और वो 2019 में भी उड़े ही रहे, संभल नहीं पाए। ठीक। और इधर हम देख रहे हैं कि राज ठाकरे की और भारतीय जनता पार्टी की अंडरस्टैंडिंग बन रही है। तो जो बीएमसी के चुनाव हैं, इसमें वो अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी। जो आपने बात की फडणवीस जी के बारे में, तो देखिए सवाल आ जाते हैं। देखिए कितनी जल्दी हमारे दर्शक कैप्चर कर लेते हैं इस बात को, क्योंकि इस देश में मोदी भक्ति के अलावा एक योगी भक्ति हो रही है। चूंकि आप उत्तर प्रदेश से हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। तो अभी हालात ये हैं कि एक तरफ फडणवीस जी की चाणक्य नीति है, एक तरफ योगी जी की नीति है। तो 2000 भविष्य में 2024 के बाद बीजेपी का तो बेंच स्ट्रेंथ काफी मजबूत है, लेकिन कांटे की टक्कर होगी बीजेपी के अंदर ही प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट की। नहीं नहीं, दो व्यक्तित्वों के बीच में, दो नेतृत्व के बीच में कोई आप तुलना कर भी नहीं सकते हैं। जी। योगी जी का अपना एक स्थान है, उनका अपना एक व्यक्तित्व है, उनका अपना एक तौर तरीका है चीज़ों को देखने का, समझने का, निपटने का। देवेंद्र फडणवीस का अपना है। तो देवेंद्र फडणवीस, और वो महाराष्ट्र से आते हैं, महाराष्ट्र की स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, राजनीति, वहाँ के समीकरण तमाम एकदम डिफरेंट हैं। उत्तर प्रदेश का एकदम अलग मिजाज होता है। यहाँ की जी। परिस्थितियाँ, यहाँ की समस्याएं, यहाँ की लीडरशिप जिस तरीके से इवॉल्व करती है, वो एक अलग है। तो इसलिए दोनों नेताओं के बीच में ना कोई साम्यता है, ना कोई प्रतिद्वंदिता है। योगी जी जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, आपने नोट भी किया होगा
जी। उनको उनको हैदराबाद के ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में भी रोड शो के लिए बुलाया जाता है। ये उनको हालत है। झारखंड से लेकर के उड़ीसा तक, पूर्वोत्तर तक उनको याद किया जाता है। देवेंद्र फडणवीस को तो नहीं बुलाया जाता। नहीं, तो नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ जो है वो अब नेशनल लीडरशिप में शुमार हो चुके हैं और हुँ। उनका अपना एक स्थान है इस समय भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में भी और देश की राजनीति में भी। देवेंद्र फडणवीस को अभी वहां तक पहुंचने में समय लगेगा। चलिए, तो आज हमारे साथ ओमकार सर थे और अपना बहुत बेशकीमती समय दिए ओमकार सर। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और जिस प्रकार से आपने खुल के बताया महाराष्ट्र की जो परिस्थितियाँ हैं, तो आप लोग रवीश कुमार को मत सुनिएगा, उठा के टीवी फेंक दीजिए, ओशियन नेटवर्क देखिए, अभिषेक तिवारी शो देखिए, भाऊ सर को सुनिए, वो हालाँकि मराठी में भी उनकी तबीयत खराब है, बहुत सारे दोस्त बोल रहे हैं कि भैया बुलाइए भाऊ को, कहाँ से बुलाएँ? भाऊ दादा की तबीयत खराब है। तो जैसे ठीक होते हैं तो आप ओशियन नेटवर्क या फिर जयपुर डायलॉग्स या कहीं अभिषेक तिवारी पे नजर आएंगे। तब तक आप लोग देखते रहिए सभी चैनल। ओमकार सर, शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी दर्शकों को फिर से नमस्कार। जय श्री राम सर, जय श्री राम बोलना पड़ेगा सर मेरे चैनल पे। जय श्री राम, वंदे मातरम। जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे